स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल के बारे में बताया गया है। सेल, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि नो सेल नो लाइफ। सेल अगर नहीं है तो जीवन की किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो हमें इस यूनिट में, इस चैप्टर में पढ़ना ही है सेल के बारे में, सेल की स्टडी करना है। तो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। देन व्हाट इज सेल बायोलॉजी? जब हम सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं तो सेल बायोलॉजी हम किसको कहते हैं? तो सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of cell is called cell biology। यानी कि जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी हम सेल के बारे में करेंगे तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा। तो सेल को कैसे देखा उन्होंने? तो उन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क लिया, कॉर्क का यानी कि पेड़ के छाल का एक जो कॉर्क था उसको लिया और उसका स्लाइस बनाकर सेल्फ मैन्युफैक्चर, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के सहारे जब उस कॉर्क के स्लाइस को उन्होंने देखा तो उसमें उनको छोटे छोटे स्मॉल रूम्स दिखाई दिए। कैसा रूम्स दिखा? स्मॉल रूम्स दिखाई दिए, लेकिन वो रूम कैसा था? छोटा छोटा था। तो किस स्ट्रक्चर का? उसका स्ट्रक्चर कैसा था? तो लाइक हनीकॉम्ब, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता हम लोग जब कैसे देखते हैं? मधुमक्खी का छत्ता हम लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह का मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक उसी तरह से उनको उस स्लाइस में छोटे छोटे रूम्स दिखे और उन्होंने उसी का नाम दिया सेल, और इसी का नाम उन्होंने दिया सेल और कहा कि यही एक सेल है। लेकिन ये जो बताया गया, रॉबर्ट हुक ने जो बताया, वो डेड सेल था, क्योंकि कॉर्क जो था वह डेड था। तो डेड सेल, तो फर्स्ट जो पहला बार सेल का नाम लिया वो है रॉबर्ट हुक, लेकिन इन्होंने जो बताया वो था डेड सेल के बारे में। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 ईस्वी में, यानी कि 1674 में पहली बार फर्स्ट सॉ लाइव सेल, इन्होंने पहली बार लाइव सेल के बारे में बताया। वो भी क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरियल लाइव सेल जो पॉन्ड्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया गया था।
उसके स्टडी करके उन्होंने कहा कि ये एक सेल है। समझ में आ गया? तो अगर हमको कहना पड़े कि व्हाट इज सेल, तो सेल को हम लोग 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is a fundamental unit of life, and cell is a structural and functional fundamental unit of life. ये 3 तरह से हम लोग सेल के बारे में बता सकते हैं कि सेल इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नो सेल नो लाइफ। सेल नहीं है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो नो सेल नो लाइफ। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, एक होगा यूनिसेलुलर और दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यानी कि एक सेल वाला और बहुत सारे सेल वाला। ये 2 तरह के ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह क्या होता है, मल्टी सेल यानी कि बहुत सारे सेल का बना होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लें। अब जो है सो अभी हमने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सेल के बने होते हैं। तो एक सेल वाला तो समझ में आ गया कि चलो एक सेल का बना हुआ होता है, लेकिन बहुत सारे सेल को मिलाकर बनने वाला, तो ये बहुत सारा सेल आता कहां से है? तो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरी दी थी। कुछ साइंटिस्टों ने, तो 2 साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, 2 अलग अलग नाम है, स्लाइडेन एंड स्वान। एक ने प्लांट के ऊपर दिया था और एक ने एनिमल के ऊपर दिया था। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया और इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह मेनी सेल से बने होते हैं। जितने भी प्लांट और एनिमल है वह मेनी सेल से बने होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बहुत सारा सेल आता कहां से, ये बहुत सारा सेल आता कहां से है। तब एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रूडोल्फ वर्चो। रूडोल्फ वर्चो, इन्होंने दिया एक अलग मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्होंने क्या दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्होंने कहा कि सेल हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ, यानी कि सेल के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि सेल अपने आप को डिवाइड कर सकता है। और उन्होंने एक नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि एवरी existing cell arise from pre-existing cell, यानी कि हर नया सेल पहले से मौजूद
पुराने सेल से ही बनता है, क्योंकि सेल में अपने आप एक योग्यता होती है, एक कैपेबिलिटी होती है कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल और बना सकता है और इस तरह से सेल की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने कहा कि हर सेल में जो होता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि हेल्पर ऑफ द सेल होते हैं। तो सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए सेल के अंदर एक डेंस घना कलर्ड जो होता है, मैंने डार्क कलर का एक चीज होता है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि यह न्यूक्लियस ही सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म क्या ह्यूमन बॉडी को पूरा कंट्रोलिंग पावर ह्यूमन ब्रेन के पास होता है, उसी तरह से एक सेल के टोटल एक्टिविटी की कंट्रोलिंग पावर जो होता है वह न्यूक्लियस के पास होता है। सो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो ये हो गया सेल की इनिशियल स्टडी के बारे, माने हिस्ट्री के बारे में कि सेल को किसने कैसे डिस्कवर किया और क्या किया। उसके बाद सेल के अंदर मान लो कि सेल है, तो सेल के अंदर कुछ लिक्विड भरे होते हैं जिसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को सबसे पहले इस वर्ड को दिया किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कहा कि सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म का नाम से जानते हैं। साइटो का मतलब ही हो गया सेल, साइटो का मतलब सेल और प्लाज्म का मतलब हो गया लिक्विड। साइटो का मतलब सेल और प्लाज्म का मतलब लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड, सेल के अंदर भी लिक्विड, क्योंकि यही लिक्विड जो है सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है उनको रहने की जो जगह होता है वो साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करता है। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो रहता है किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। तो उसको भी रखने का जगह जो देता है वह न्यूक्लियोप्लाज्म देता है। तो आखिर ये दो अलग अलग नाम आ गए, दोनों लिक्विड ही है। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे पुरकिंजे। इन्होंने कहा कि अलग अलग लिक्विड बोलने से अच्छा है कि सेल के है, तो आखिर ये भी सेल के अंदर ही है। तो सेल के अंदर जो लिक्विड पाए जाते हैं उसको एक नाम दिया जाए। तो जे पुरकिंजे ने इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? इतना अगर तुम लोगों को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। हो गया? चलो
अब देखो, अब जब हम बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे कि सेल होते कितने तरह के। तो सबसे पहले सेल जो होता है वह दो तरह का हुआ। पहला जो सेल हुआ उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो होगा उसको कहेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब इतना समझ लो पुराना, प्रो मतलब पुराना, यू मतलब न्यू। यू मतलब याद रखने के लिए, यू मतलब न्यू यानी कि नया। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। एक सबसे पहला प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले धरती पर जो जीव आए वो जीव जो था वो था बैक्टीरिया, जो दिखता नहीं था। सबसे पहले इस धरती पर अगर जीवन आया तो वह बैक्टीरिया के रूप में आया, जो हमें दिखता नहीं था। लेकिन जब यह इवोल्यूशन होता गया लाखों करोड़ों वर्ष बाद, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, तो जो जीव दिखने लगे, जो जीव हमें दिखने लगे, वो हो गए यूकैरियोटिक सेल। यानी कि यह यूकैरियोटिक सेल भी बना किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना। तो दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो सबसे पहले हमने जो बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो सेल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वही मेन डिफरेंसेस दोनों में है। इसमें जो होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि पुराने टाइप के जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोट जो होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल को कंट्रोल करने वाला यहाँ पर आ जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल फ्रीली घूमता रहता है, कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि बिना माँ बाप का बच्चा, जिसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल जो है जिसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो, इस धरती पर सबसे पहला यूकैरियोटिक सेल किस में आया? तो सबसे पहला सेल जो हमने पहले कहा कि वो बैक्टीरिया था, और उस बैक्टीरिया का नाम है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। और सबसे पहला आर्के बैक्टीरिया से ही इवोल्यूशन होकर, बदलाव आकर जो यूकैरियोटिक सेल बना वो हुआ यू बैक्टीरिया। ये दो तरह के सेल धरती पर आए, पहला प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा यूकैरियोटिक। इतना क्लियर? अब आ जाओ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अब हम बात करेंगे। तो यूनिसेलुलर, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर से ही तुम लोगों को पता चल गया होगा कि यह किस चीज का स्ट्रक्चर है। दिस इज अमीबा। अमीबा यह क्या है? यह सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ये टोटल का टोटल एक सेल है। और तो स्वाभाविक है, अगर मान लो कि घर में अगर एक मेंबर है तो घर का सारा काम किसको करना पड़ेगा? उस अकेले को करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि इसके पास कोई दूसरा है ही नहीं, तो अमीबा को अपना सारा काम
खुद करना पड़ता है, यानी कि इसका जो लेबर होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसको अकेले अपना भोजन भी अरेंज करना है, उसको डाइजेस्ट भी करना है, उसको एक्सक्रीट भी करना है, सब कुछ इसको अपने आप ही करना है। तो इसके लिए अमीबा के पास एक वैक्यूल्स होता है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल, और कौन सा वैक्यूल? इसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल यानी कि इसके अंदर से यह फूड को इंटेक करता है अपने अंदर, और उसी को वह अपना डाइजेस्ट करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसके कोई हेल्पर नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर जो होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कौन सा हो गया? यह हो गया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। अब आ जाओ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं, तो सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है? तो सबसे पहले बॉडी में सेल बनते हैं, फिर बहुत सारे सेल मिलकर, बहुत सारे, क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, फिर बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, फिर बहुत सारा ऑर्गन्स मिलकर, फिर बहुत सारा ऑर्गन्स मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये होता है मल्टी सेलुलर में। ये किसमें हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले सेल बनेंगे, फिर बहुत सारे सेल मिलकर, सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, फिर ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर, ये बात कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में, हम सबसे पहले, तुम लोग ये क्लास में, लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो मैं तुम लोगों को उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, ताकि तुम लोग समझ सको कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से जो मेन ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। पहला जो सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। दूसरा मस्क्यूलर सिस्टम, यानी कि मांसपेशीय तंत्र। तीसरा होता है नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। चौथा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। पांचवा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिवहन तंत्र। छठा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। सातवां होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। आठवां होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ये हो गया तुम्हारा जनन तंत्र। नौमा होता है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। तो इस तरह से कुछ मेन सिस्टम हमने बताया कि मेन सिस्टम हो गया जो तुम लोगों को ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है और आगे चलकर तुम लोगों को हर सिस्टम के बारे में इन डिटेल्स एक एक करके पढ़ना होगा। तो आज सेल चैप्टर से आज की वीडियो में तुम लोगों के लिए मैं इतना ही। कल से मैं हर सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में एक एक करके तुम लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और तुम लोगों के यूज के लिए तुम लोग उसको देखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।